हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवशंकर आप सभी को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैं डिस्कस किया था 17 पॉइंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो एक बार में आपको याद नहीं रहेगा। और वन बाय वन सारे पॉइंट्स जो थे अब चैप्टर में कन्वर्ट होकर मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी एक शॉर्ट समरी के तौर पे मैं समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट समरी है सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिस्कस हो गया है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ही ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। चूँकि कुछ मैटर पे हम कॉम्प्लेक्स मेथड से अमेंडमेंट के लिए जाते हैं और कुछ मैटर पे हम काफ़ी सिंपल मेथड से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई मैटर देश से रिलेटेड हो या फिर संविधान से रिलेटेड या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, तो वो हम लोग कॉम्प्लेक्स मेथड से अमेंडमेंट करते हैं या चेंज करते हैं। लेकिन अगर कुछ मैटर काफ़ी सिंपल हो, जैसे कि नेम ऑफ द स्टेट चेंज करना हो, किसी स्टेशन का नाम बदलना हो या फिर किसी जगह का नाम बदलना हो, तो ये सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से हम लोग पास कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारा संविधान फ्लेक्सिबल माना जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा सुप्रीम है? द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द रिलीजन। तो इसमें सबसे सुप्रीम क्या हो जाएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चूँकि इंडिया का सारा चीज़ जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए मेथड से ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी कार्यरत है। पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो मेथड्स हैं उसको पालन कर रहा है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही चल रही है, इसलिए यहाँ पे जो सुपरिटी दी गई है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ। देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर मीन्स किसको आज़ादी का इंश्योरिटी दी गई है? तो जुडिशरी सिस्टम को। मीन्स जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो फिर न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी किसी भी देश की। तो इसीलिए इंडिपेंडेंसी ज़रूरी है जुडिशरी सिस्टम को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी दिया जा रहा है। हालांकि आजकल जुडिशरी काफ़ी मतलब कई न्यायाधीश वगैरह पकड़े गए हैं ब्राइब वगैरह लेने केस में, लेकिन वो पर्सनल व्यू है। लेकिन जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा गया है सारी चीज़ों से। तो आते हैं अगला क्वेश्चन, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इनमें से कौन इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से अनाउंस किया? तो वो थे जी अस्टिन। ये डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंजॉय ए फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन सा कंट्री जो गिवन कंट्री है उसमें कौन फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है? तो वो ये अमेरिका है। वहाँ स्टेट और सेंटर के पावर को कम्प्लीटली डिवाइड किया हुआ है और स्टेट के पास अलग सिटीजनशिप, स्टेट का एक अलग सिटीजनशिप होता है और कंट्री का अलग सिटीजनशिप होता है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर व्यक्ति का एक सिंगल सिटीजनशिप माना जाता है और इंडियन सिटीजन है, कोई स्टेट का सिटीजनशिप नहीं है। तो ये आपका हो गया इसका फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल हो गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर पे। वहाँ पे पावर को सेपरेट कर दिया गया है। स्टेट जो है बिल्कुल अलग अपना उसके पास पावर दिया हुआ है और ये सेंटर के पास अलग पावर दिया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के पावर को
ओवरकम नहीं कर सकता है। ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में शामिल है, जबकि पार्लियामेंट सिस्टम में भी हालांकि सेपरेट पावर किया गया है, बट सेंटर के पास ये पावर होता है कि स्टेट के पावर को कम बेसी कर सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट। द इंग्लिश क्राउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंग्लिश का मीन्स अंग्रेज़ों का जो राजा होता था वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का। क्योंकि ये ब्रिटेन में भी क्या है, तो वहाँ भी डेमोक्रेसी है, और वहाँ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो क्या होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो क्राउन जो राजा होते थे वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट का रोल होता है, वही अंग्रेज़ों में राजा का रोल होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स कंसिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल हैं? तो 448 आर्टिकल हैं गिवन ऑप्शन से। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द। इंडियन पॉलिटी में अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव किसके अधीनस्थ होता है? तो आपका लेजिस्लेचर के अधीनस्थ होता है। मीन्स जो विधि व्यवस्था बनाई गई उसी के अधीन एग्जीक्यूटिव को काम करना है। ऐसा नहीं कि अपने पावर के आगे जाकर एग्जीक्यूटिव काम कर सकता है। कार्यकारी जो पावर है उसी के अंदर उसको काम करना है। द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर फेडरल गवर्नमेंट का क्या है? द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया को भी फेडरल गवर्नमेंट मीन्स फेडरल सिस्टम लागू किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया फेडरल गवर्नमेंट। बट इंडिया में फेडरल के साथ साथ यूनिटरी सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट किया गया, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी के जस्ट बाद ये डर था कि स्टेट को अगर ज़्यादा पावर दे दिया जाएगा तो हो सकता है कल होकर कोई भी स्टेट अपना स्वतंत्र देश बनाने की मांग करेगा। जैसे कि हैदराबाद वगैरह कुछ स्टेट थे जो उस समय प्रेसिडेंशियल स्टेट थे जो शामिल नहीं होना चाहते थे इंडिया में, तो उनको फोर्सफुली पुलिस एक्शन के द्वारा उसको शामिल किया गया था। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया ताकि स्टेट पे कंट्रोल रख सके। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज डज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस। यूनिटरी सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज है, लाभ क्या है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का? तो इसमें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग स्टेट। मीन्स आपके पास जो यूनिटरी सिस्टम है वो स्टेट का जो है आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो आप देश से बाहर नहीं जा सकता है। फेडरल सिस्टम में कि स्टेट का मन है, एक बॉन्डेशन साइन होता है फेडरल सिस्टम में कि स्टेट बाहर भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। इसी का कारण है कि आज यूरोप में देखिए सारे छोटे छोटे देश, मतलब इंडिया का एक छोटा सा राज्य जो है यूरोप में एक बहुत बड़ा देश बन गया, जो कि आज से नहीं काफ़ी पुराना है। तो ये चीज़ इंडिया में ये सारी जब पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे तब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ये सब देख रखा था कि अगर यूरोप में छोटे छोटे देश बने हुए हैं, अगर इंडिया में भी अगर इंडिपेंडेंस इस स्टेट को ज़्यादा दिया जाएगा तो वो भी कल होकर अपना अलग कंट्री का डिमांड करेंगे। तो यूनिटरी सिस्टम का यही फ़ायदा हुआ कि आपका स्टेट जो है स्ट्रांग रहेगा। फिर बहुत सारे अन्य भी फ़ायदे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या होता है? सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है वहाँ पर। मीन्स वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ड्यूल सिस्टम है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे इंडिया या फिर ब्रिटेन में है कि एक नॉमिनल हो गया वहाँ का राजा, और इंडिया में प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव हो गया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अमेरिका में जहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है वहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, सिर्फ प्रिंसिपल ही रहता है, ये प्रेसिडेंट होता है वही काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू इंडिया। तो इंडिया ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इंडिया से रिलेटेड कौन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इन चारों में से? तो वाइट पेपर, ग्रीन पेपर। तो इंडिया जो है वाइट पेपर का यूज करता है फॉर एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है? सोवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट को सोवर्जिनिटी दिया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। वो आज़ाद है कानून बनाने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ब्रिटेन और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर ये किया जाए तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास ज़्यादा सोवर्जिनिटी है इन कंपेयर टू इंडियन पार्लियामेंट। वहाँ बहुत ज़्यादा पावर दिया गया पार्लियामेंट को कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए। जबकि इंडिया में जो भी पार्लियामेंट को पावर मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, और इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है कि वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट को आप नहीं हटा सकते। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज गांधीयन डिफिनेशन ऑफ राम राज? तो गांधी जी के हिसाब से राम राज का क्या डिफिनेशन था? तो उनके हिसाब से राम राज का डिफिनेशन यह है कि सोवर्निटी ऑफ पीपुल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी। मीन्स जो आम आदमी का सोवर्निटी है, स्वतंत्रता है, वो उनके मॉरल अथॉरिटी मीन्स उनका मानसिक स्थिति को देखते हुए उनको देना है। यह मेन गांधी जी का थिंकिंग था रामराज का। नेक्स्ट आते हैं, हु गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक ए गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीमली रिजिड एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्टेटमेंट किसने दिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैलेंस किया हुआ है एक्सट्रीम और टू मच फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेंटेंस अलेक्जेंड्रो विक दिए थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेट आर नॉट अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368 इज। तो जैसे आर्टिकल 368 जो है यूज़ किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अमेंड करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए। उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वोटिंग चाहिए। तो वो कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं 368 के आर्टिकल के अंदर भी। तो वो है आपके सोवर्जिनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इन चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया रहेगा, यूपीएससी में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट दिया रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट रहेगा, बोलेगा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो वो आपको यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ लिबरल। स्टेटमेंट 2 उसका रीजन दे रहा है, इट्स प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। कि लिबरल का मतलब होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आज़ादी दी गई है। तो आज़ादी कैसे मिली? तो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया, उसी से आपको आज़ादी मिली है। नहीं तो आपको अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाएगा तो आप कोई भी आदमी आपको कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ आप धर्म के आधार पे या किसी भी चीज़ के आधार पे आपको अंदर कर सकता है, या फिर इक्वलिटी आपको नहीं बिहेव किया जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट के कारण ही आप इतना इंडिया में लिबरली रह रहे हैं और आज़ादी से आप घूम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, असर्शन आपको दिया रहेगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। ये आपका असर्शन हो गया। रीजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, ये तो सही है। फिर रीज़न बोल रहा है इंडिया ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इज ट्रू। तो दोनों तो ट्रू नहीं है, पहला ऑप्शन हट गया। ऑप्शन बी पे देखते हैं, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। फिर आते हैं ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये आपका ऑप्शन सही है।
मीन्स इंडिया फेडरल भी है और यूनिटरी है। यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ ये बोल रहा है कि दोनों में कुछ नहीं, इंडिया दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका कथन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये फेडरल, इंडिया तो बोल ही रहा है कि इंडिया फेडरल है और यूनिटरी भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे दोनों मना कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सोवर्जिनिटी। तो सोवर्जिनिटी जब तक किसी भी स्टेट को नहीं दिया जाएगा वो उसको मतलब कुछ आज़ादी नहीं है कुछ भी अपना डिसीजन लेने के लिए। तो वही तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ाऊँगा, तो स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट चैप्टर। तो आप लोग पीछे जितने भी क्लास ले चुका हूँ उसको रिवाइज करते रहिए और जो मैं आपको थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे आप मोटिवेटेड रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा तो लोग इससे चैनल को लाइक करेंगे और मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा। तो धन्यवाद आज के लिए, आपका दिन शुभ हो।